दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का में आपका स्वागत है। सवाल पब्लिक का एक ऐसा शो है जिसमें पब्लिक सीधे सवाल भेजती है। सवाल भेजने का तरीका बेहद आसान है। आप अपने मोबाइल फोन से सवाल रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो पर और हमें 8097471285 पर भेज दें। आज का मुद्दा हमारा क्या है? हमारे साथ का देश, जी हां, जिसे भूगोल ने हमारे साथ जोड़ा हुआ है। पास का मुल्क है अफगानिस्तान, जिसमें कोहराम मचा हुआ है। किसी जमाने में बेटी रोटी का संबंध हुआ करता था हम लोगों का। भूगोल आज भी हमारा साझा है। आज भी हिंदू कुश वही है जिस भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात होती है, वो उसी काबुल की धरती से जुड़ा हुआ है। इसलिए संबंध खून और माटी दोनों का है और यही वजह है कि दुनिया के किसी दूसरे मुल्क से हमारा दर्द भी ज्यादा है। देखा नहीं जाता। अगर आप ये तस्वीरें देखें तो अफगानिस्तान लूटते हुए, पिटते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तड़पते हुए, मरते हुए, कई बार बात करने के दौरान बोलचाल में हम कहते हैं बनाना रिपब्लिक है क्या ये अफगानिस्तान। लेकिन बनाना रिपब्लिक असल में क्या है, इसे देखना है तो काबुल से आने वाली आज की तस्वीरों को देखिए। मैं चाहती हूं कि आगे की बात करने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें जरूर दिखाऊं और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर अभी बिल्कुल मेरे सामने आएंगी और मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगी। ऐसी तस्वीरें दिखाने लगूं तो पता नहीं कितने घंटे ये चलता रहेगा। आप अगर इसे देखें, इन तस्वीरों को, तो ये पहली तस्वीर आपके स्क्रीन्स पर है। काबुल एयरपोर्ट का ये नज़ारा है और काबुल एयरपोर्ट का ये जो नज़ारा है, यहाँ फ्लाइट है जो टेक ऑफ के लिए आगे बढ़ रही है। ये ग्लोब मास्टर C-17 है। ये देखिए किस तरह की भगदड़ मची हुई है रनवे पे। अमूमन अगर आप देखें तो जब फ्लाइट होती है रनवे पर, तो अगर एक छोटा सा जानवर भी अगर आ जाए तो फ्लाइट में ब्रेक मारी जाती है, फ्लाइट को रोका जाता है, फ्लाइट आगे बढ़ती नहीं। लेकिन यहां देखिए लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग भाग रहे हैं, किसी तरह से इस फ्लाइट पर चलना चाह रहे हैं। हुजूम है यहां लोगों का और कोई इसकी फ्लाइट की विंग्स पर चढ़ना चाह रहा है, कोई इसके पहिए पकड़ रहा है। सब भाग रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं फ्लाइट पर चढ़ जाएं और काबुल से बाहर निकल जाएं, अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएं। और दूसरी तस्वीर को आप देखिए। अब यह है दूसरी तस्वीर। आसमान में फ्लाइट उड़ रही है और अचानक आप देखेंगे कि यहां लोग गिर रहे हैं। वही लोग हैं जिन्होंने पहिया पकड़कर काबुल से निकलने की कोशिश करी, लेकिन जब एयर प्रेशर ऊपर की हाइट पर जाकर बढ़ गया और फ्लाइट ऊंची चली गई, तो यही लोग बिल्कुल ऐसे गिर गए और यहां पहला आदमी गिरा, अब दूसरा आदमी गिरा और ये लोगों की जानें इस तरह जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो काबुल से बाहर जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते। ये भी काबुल एयरपोर्ट है। तीसरी तस्वीर अगर आप देखें, ये काबुल एयरपोर्ट है। ये देखिए किस तरह से लोग जहाज में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बस जो कि त्यों, जैसे कि आपदा आ गई हो और किसी ना किसी तरीके से काबुल से बाहर जाना है। ये लटकते भागते लोग कैसे भी हों, कितने भी पैसे दिए हों इन्होंने, ये काबुल से भाग जाना चाहते हैं। वो बाप जिसके घर में जवान बेटी है, वो परिवार जिसने कभी अफगानिस्तान में कोई भी मॉडर्न सोच रखी हो, जो बाप अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता हो, कोई मौसीकी में अगर इंटरेस्ट रखता हो, तो ये सब तो तालिबान अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये शरिया में अलाउड नहीं है। वो कहते हैं वो जो कोई आर्ट फॉर्म में हिस्सा लेना चाहता है, कानून पढ़ना चाहता है, वैसे ही काबुल से, अफगानिस्तान से भारत में पढ़ने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। लेकिन यहां कोई वापस रुकना नहीं चाहता, क्योंकि अब फतवा चलेगा तालिबान का और मॉडर्न सोच या मॉडर्न तरह की जिंदगी कोई बाप अपनी बेटी को दे नहीं पाएगा।
जाते हैं अब हम चौथी तस्वीर पर। ये काबुल शहर है, भगदड़ मची हुई है इस शहर में। थोड़ी थोड़ी देर में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है और अगर हम आज यहाँ हैं, बिना बात के कोई पटाखा भी चला दे तो हम सब घबरा जाते हैं, उठकर बाहर जाते हैं अपने घरों से देखने के लिए कि ये पटाखा चला क्यों और कहां। लेकिन यहाँ गोलियों की तड़तड़ाहट रोज अमूमन सुनाई देती है। ये देखिए टैंक्स चल रहे हैं और शरीफ भाई अगर हम सुना सकें अपने दर्शकों को आवाज गोलियों की किस तरह आ रही है, दहशत दहशत मची हुई है। सुनिए ये आवाज। ये तस्वीरें आपने देखी, बच्चे, औरतें, परिवार के परिवार भागे चले जा रहे हैं। लेकिन यहां थोड़ी थोड़ी देर में आपने मशीन गन की तड़तड़ाहट सुनी। कितनी दहशत होगी इन लोगों को जो इस कदर भागे चले जा रहे हैं। और ये काबुल, एक तरफ से गोलियां चल रही हैं, दूसरी तरफ से बेपरवाह लोग गोली से भी शायद डर नहीं रहे, क्योंकि बस गोली से मरे या काबुल से निकले, दोनों के बीच में जो चॉइस है वो बहुत कम है। अब देखिए ये एयरपोर्ट के बाहर का विजुअल है। ये इतनी लंबी 25 फीट दीवार है यहाँ और इसके ऊपर से चढ़कर लोग एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर शूट एट साइट के ऑर्डर्स भी हैं और यहाँ पर कहा जाता है कि अमरीकी फोर्सेस भी तैनात हैं, लेकिन लोग ले रहे हैं, जोखम उठा रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी तरीके से ये निकलना चाहते हैं बाहर यहाँ से, जो काबुल अफगानिस्तान है। और यही शूट एट साइट के ऑर्डर की परवाह भी कोई नहीं कर रहा। अब देखिए तस्वीर नंबर 6। एक एक करके तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूं कि ये दशक की सबसे बड़ी और सबसे दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं। ये देखिए मशीन गन और ये देखिए तालिबान और ये नज़ारा है पार्लियामेंट का। वही पार्लियामेंट जो भारत ने बनाया था कभी यहाँ लोकतंत्र को जगाने के लिए। वो इस पार्लियामेंट में इस बंदूक, इस मशीन गन का क्या काम? यहाँ तो लॉज बनने चाहिए, कानून बनने चाहिए, यहाँ देश की तरक्की की बातें होनी चाहिए। यहाँ मशीन गन का क्या काम? लेकिन ये मशीन गन बन गया है सिंबल तालिबान का। और अफगानिस्तान में जो नए नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, वही तालिबान का धर्म, तालिबान की पॉलिसी वो दर्शाता है। ये जो AK-47 लेकर तालिबानी खड़ा है, ये इस बात का तस्दीक कर रहा है कि तालिबान के अफगानिस्तान में लोकतंत्र जैसी कोई भी चीज नहीं है। अब ये देखिए 7वीं तस्वीर। ये काबुल के गवर्नर हाउस हैं। तालिबान आए, आगे सरकार बनाएंगे, हुकूमत करेंगे, लेकिन एक बात इनके बॉडी लैंग्वेज से तय है कि इनकी हुकूमत जाहिलपन की होगी। कोई उठकर पैर ऊपर रख रहा है और कोई बंदूक की नोक पर शासन कर रहा है। गवर्नर हाउस का कमिश्नरी, कलेक्टरेट, पार्लियामेंट जैसी व्यवस्था शायद ना हो। यहाँ पर ये जहालियत चलेगी। यहाँ पर ये जिस तरह का इनको पावर मिला है, जिस तरह की हुकूमत करने को मिली है, ये उसका एक नंगा नज़ारा है कि ये इस तरह से चला करेगी यहाँ से यहाँ की हुकूमत। अब ये सब जो हमने देखा, ये दर्शाता है कि क्या हो रहा है इस वक्त अफगानिस्तान में। ऐसी तस्वीरें दिखाने लगूं तो शायद आज पूरा दिन हम और आप यहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि एक मुल्क चीख रहा है और उस चीख पुकार की तस्वीरें अलग अलग एंगल से आ रही हैं। कुछ दिखाने लायक हैं, कुछ दिखाने लायक भी नहीं हैं। लेकिन एक बयान सुनकर बहुत हैरानी हुई। एक्सक्यूज मी। ये बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का है, क्योंकि उन्हें शायद ये सब कुछ बहुत पसंद है। उन्होंने कहा, हम बहुत इंतजार कर रहे थे ऐसे लोकतंत्र का। इनफैक्ट उन्हें कोई भागते, लटकते और इस तरह प्लेन से गिरते हुए इंसान नजर नहीं आ रहे हैं। उनको लग रहा है
कि ये अफगानिस्तान का नया दौर है, नया दौर जिसकी उन्हें इंतजार थी। सुनिए इमरान खान साहब को। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब्दुल्ला मसूदी, जो काबुल से हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला मसूदी, टाइम्स नाउ नवभारत पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त काबुल की सड़कों पर क्या हो रहा है? क्या लोग, जिनकी हमने तस्वीरें देखी, प्लेन पे चढ़ना चाह रहे हैं लोग और किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नया लोकतंत्र है, ये आजादी की लड़ाई है। कैसे नजारे आपको देखने को मिल रहे हैं? Good evening. This is Mujibullah Dastyar, not Abdullah Masri, reporting from Kabul streets right now. So as I can show you, this is the street of the Kabul. Actually, we are running with internet disconnectivity these days. So this is, you can see the empty roads Correct. in the Kabul street right now. But the people are safe. They think that the new government of the Taliban will issue any statements. They are all the Afghanistan people. They are waiting for their new statements. But actually, we saw the footage that you showed in Kabul airport. Yeah, actually, that was so embarrassing, so scary that we saw the footage of the Kabul airport. The people were rushing. Over 3,000 people were rushing since yesterday, 11 o'clock in the morning. Still, they are there to get the plane and get out of the Kabul or Afghanistan. Over 20 people died due to U.S. Army firing. As I saw the news. And also over 4 people has fall down from the U.S. Air Force plane. So this is the situation of Kabul right now. Some people are scary. Most of the people, they are scaring, and they say that their life is in danger in Afghanistan. Right now, I'm taking you to the main street. This is the main street of the Kabul. This is the street that connects to the main gate entrance of the Taliban came to Kabul, invaded the Kabul yesterday. The situation last night and today, the situation was normal, but we will witness rush. Over 3,000 people. Most of them were Mullah Dastyar Afghan. I just want to ask you: are people restful? Are they feeling safe? Is there a sense of fear that you can perceptibly feel in the atmosphere in Kabul? Well, actually, there is different scenario in here. Most of the people, when they were sad about the previous government, Ashraf Ghani government, most of them are the poor people. They are happy somehow, but most of the people, they are scaring about their life. They says that their life is in danger, and they says that they somehow they work with military, they work with the police, they have worked with the foreigners as a translator, or with the foreign embassies. They have worked, so their life is in danger. Most of them rushed into the airport yesterday to get themselves out of the Afghanistan, since they know that there will be some changing and loss of the Taliban. Maybe their life will be in danger. And some people were shifting from one place to another place, since they are working in military, maybe, or the foreigners, just to maybe they are going to the safe place or hide themselves from the Taliban.
So today, as you can see, this is this Mujibullah, main street. those are very interesting pictures from the main street of Kabul. ये तस्वीरें जो हमारी सहयोगी भेज रहे हैं काबुल से, ये मेन स्ट्रीट जो है काबुल की, शहर की, और उनका कहना ये है कि इस वक्त शायद ऊपरी तौर से आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा, सामान्य लगेगा, लेकिन अंदर एक खौफ, एक डर का माहौल है। बहुत से लोग कल परसों में भाग गए हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी वहां डर और खौफ की जिंदगी जी रहे हैं। मुजीबुल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी फ्रॉम काबुल। जाते हैं और मैं आपको अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करती हूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाजिया इल्मी, स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी। हमारे साथ तारिक फतेह साहब है, ऑथर है, और इस रीजन को शायद उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे साथ सईद अब्बास पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, अभिजीत अय्यर मित्रा डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ शोएब जमाई जी भी जुड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ लोगों का इस देश में कहना है, शोएब जमाई जी, कि एक ब्लडलेस कू हुआ है और एक हुकूमत जो बदली है अफगानिस्तान में, वो हुकूमत नए तरीके की आज़ादी लाएगी। शोएब जमाई साहब, ये आज़ादी का मंजर नजर आ रहा है आपको कि पार्लियामेंट के अंदर AK-47 के लोग वहां नज़ारे दिखा रहे हैं, जहां कानून बनने चाहिए, देश की हिफाजत और देश के लिए तरक्की की बातें होनी चाहिए, वहां पर AK-47 दिखाई जा रही है, और दूसरी तरफ प्लेनों में लोग इस कदर टूट कर पड़ रहे हैं, रनवे में दौड़ रहे हैं, कोई प्लेन का पहिया पकड़कर ऊपर उड़ गया और वहां से गिर रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये नई जमहूरियत है, नई वहां की जो नई लोकतंत्र की एस्टैब्लिशमेंट है? ये समझ रहे हैं आप? देखिए नाविका जी, इस देश में कोई छोटे मोटे पार्टी का प्रवक्ता या कुछ संगठन के लोग क्या बोलते हैं, इससे बहुत ज्यादा हमारी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सरकारें बहुत अलग तरीके से डील करती है। मैं ये समझता हूं कि अफगानिस्तान में हमारा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। 23,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है, बलूचिस्तान में जो हमारे मिशन चलते हैं उसका सबसे बड़ा जो लैंड है वो अफगानिस्तान से इस्तेमाल करते हैं हम। अगर हमने वहां पे लूज कर दिया और अफगानिस्तान में तालिबान के जो इस गवर्नमेंट के ट्रांजिशन है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं या टॉक्स नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान और चाइना को हम अपर हैंड देंगे, जो हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी फेल्योर होगी। और अभी जयशंकर जी ने अभी कुछ दिन पहले गए थे कतर, दोहा, बातचीत भी हुई है, और मुझे पता है कि वहां पे एक बैकडोर से डिप्लोमेटिक चैनल चल रहा है, और तालिबान ने ये हमें भरोसा दिलाया। देखिए वो वहां क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारी सरकार को भरोसा दिलाया है कि हमारे भारतीय नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होगा, एम्बेसी में किसी नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हमारा आज जहाज भी गया। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए वो प्रोटेक्शन की गारंटी देते हैं। सिद्दीकी साहब, जिनकी हत्या हुई थी कुछ ही दिन पहले, वो भारतीय नागरिक नहीं थे, और आपको ये नजारा लोकतंत्र का नजारा लग रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे हम तालिबान को आतंकी कह दें या एक गवर्नमेंट कह दें, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात सिर्फ यही है कि वो तो इस वक्त सत्ता में हैं और एक ट्रांजिशन हुआ है, तो हमको अपनी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बातचीत करनी चाहिए। और अगर जो हम वार मॉन्गरिंग करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम फॉरेन डिप्लोमेसी में बहुत कुछ लूज करेंगे और चाइना और पाकिस्तान को इसमें अपर हैंड दे देंगे। मैं ये समझता हूं कि ये जो हुआ है, अभी जो कुछ चल रहा है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत बड़ी से है। आप देखते हैं मुल्ला बिरादर को 2010 में पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया, 2018 में उनको छोड़ा करके यूएस ही ले गया और उनको जो है पॉलिटिकल हेड बनाया गया, और फिर उन्हीं के साथ डील हुई, उन्हीं के साथ एग्रीमेंट हुआ, और आप देखते हैं कि 3.5 लाख अफगानी फौजियों के सामने 75,000 आप कह रहे हैं कि हमें अपने जहन पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। ये AK-47 लेकर घूम रहे हैं, कोई बात नहीं, लोग फ्लाइट से गिर रहे हैं, रनवे पे दौड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें तालिबान को गले लगा लेना चाहिए। तारिक फतेह, इनका मतलब तो यही हुआ ना कि हमें तालिबान को गले लगा लेना चाहिए और कहना चाहिए अब यही हुआ करेगा।
ये दो आप एयरपोर्ट की जो बात कर रहे हो वहां तो एक मिनट, बहुत शोएब जमाई आप कह चुके तारिक फतेह साहब को सुनिए। इनकी असलियत आपको देखनी हो तो थोड़ा सा खुर्च के देखिएगा। ये डिप्लोमेटिक अंदाज में हिंदुस्तान की भलाई के चक्कर में अफगानिस्तान में शरिया का निजाम का खैर मकदम कर रहे हैं कि चलो वहां तो आ ही गया, अब हम यहाँ पे भी, क्योंकि खुद कह चुके हैं कि हम यहाँ निजाम मुस्तफा लाना चाहते हैं, हम यहाँ शरिया का निसाब हिंदुस्तान से जायज करना चाहते हैं। अरे भैया क्यों गए थे वहां पे? अरे भैया शरिया का निजाम तो सऊदी अरब में भी है ना, वहाँ शरिया नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए, उनको वहां पे अवार्ड मिला, शरिया नहीं है, अवार्ड मिला गया। क्या बात करते हैं? अरे भाई वहाँ शरिया नहीं है सऊदी अरेबिया में, इससे हमारी डिप्लोमेसी नहीं चलती है। अरे देखिए इनका या तो मुंह बंद कराएं या बात करने उसके बुनियाद पर हम उसको रिकॉग्निशन क्या बोले नहीं कर सकते। हमारी डिप्लोमेसी जो है जमुई साहब, शोएब जी कभी कभी थोड़ा सा इत्मीनान रखना चाहिए। आप बोल चुके हैं तारिक फतेह जी अपनी बात रख रहे हैं, थोड़ा सा 2-4 सांसें ले लीजिए और उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आती हूँ। इनका यही है, इनसे आप दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। इनको वही खिलाफत मूवमेंट चाहिए, दारुल इस्लाम चाहिए, जिसके अंदर यही ऊपर से बोले मुल्ला उमर की तरह और नीचे जिसके पार करें गर्दन काट दो, टांग से लटका दो, उसको मार दो, शिया हैं जिनको मारा जा रहा है। ये सब इनके चेहरे की मुस्कुराहट पे, अंदर दिल के इनके फुलझड़ियां जल रही हैं कि आ गया मेरा शरिया का इस्लाम और दुनिया देख ले कि हम क्या हशर करेंगे तुम्हारा। ये जो मस्जिदों में दुआएं मांगते हैं और जुम्मे को कि या खुदा मुसलमानों को कामिल काफरीन पे फतह नसीब करे, ये उनकी वो दुआ पूरी हुई है। ये चेहरे पे अंदर से बात करनी हिंदुस्तान वाली, लेकिन आपके घर से निकलेगा पाकिस्तान का झंडा, ये याद रखिएगा। जैसे अलीगढ़ की अंदर जिना की तस्वीर लगी वो तो हटवा के देख लीजिए आप, बाकी बात करेंगे तालिबान की। आप कह रहे हैं कि तालिबान एक पाकिस्तानी जो जुल्म ढाया है वहां पे वो उनकी बस है, हम क्या करें, हमारा क्या ताल्लुक है, बस हम तो हिंदुस्तान है, बस टमाटर और प्याज सस्ता मिल जाए वहां से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आपके घर में जो फुलझड़ियां जल रही हैं वो सबको पता है। मुख्तलिफ चैनल्स पे आप जैसे लोग कई आ चुके हैं इंडिया के जो बैठे हुए के वजह आ गया, बहादुर तैमूर आ गया। अब मैं उनको जवाब दूं क्या? नहीं, आपका ही मुल्क है ना पाकिस्तान, आपका ही मुल्क है ना पाकिस्तान, आप जाइए पाकिस्तान तो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। भैया आप जाइए, आपका मुल्क पाकिस्तान उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, चाइना उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार बैठा है। क्या भारत अपना इंटरेस्ट खो दे? क्या $1.5 बिलियन जो हमने इन्वेस्ट किया है क्या उसको लूज कर दें? हम अपने नागरिकों की सुरक्षा छोड़ दें? क्या करें हम, बताइए? क्या अपनी एम्बेसी को क्लोज कर दें? बलूचिस्तान में जो हमारे मिशंस चल रहे हैं, रॉ के मिशंस चल रहे हैं, उसको खत्म कर दें? आप बताओ। अरे भैया कहाँ झूठ बोल रहे हो, बड़ा स्ट्रेटेजिक कितना झूठ बोलोगे? क्या हम इस साइन लगा हुआ है तुम्हारे कि मैं मुझे देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ। कौन से ये कौन सा आदमी आपको अंदाजा है कि आप क्या नहीं है डिप्लोमेटिक मिशंस पे? ये भारत की सरकार को यहाँ से दे रहे हैं राय। अरे जाओ भैया, क्यों झूठ बोल रहे हो? हमारी सरकार तुम्हारी जलेबी बटी घर में और बात कर रहे हैं। एक मिनट जमुई साहब, शाजिया इल्मी जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जमुई साहब को आज भारतीय सरकार के जो वहाँ जमाई साहब भारतीय सरकार के जो वहाँ $5 बिलियन इन्वेस्टेड हैं उनकी बड़ी चिंता हो रही है। इतनी चिंता आज से पहले जमाई साहब ने कभी नहीं की भारतीय सरकार की। यहाँ पर भारतीय सरकार के खिलाफ रोज बोलते हुए ये इनकी जबान नहीं थकती, इनकी सांस नहीं उखड़ती, लेकिन आज इनको इन्वेस्टमेंट का ख्याल आ रहा है। इन्वेस्टमेंट हमारी महफूज रहनी चाहिए। लोग अगर रनवे पे मर रहे हैं, प्लेन से गिरकर मर रहे हैं, तो जमाई साहब का उनसे कोई खास लेना देना नहीं है। उन्हें लग रहा है कि कोई बात नहीं, महफूज रहनी चाहिए तो हमारी इन्वेस्टमेंट। जमाई साहब की भी दे देना आप जाके उनको, वो जिहाद लड़ रहे हैं, बोले मेरी बेटियां बहनें सारी आपके हवाले जिहाद लड़ रही हैं।
आपके शरिया में है ना कि अपनी बीवियों को दे दो श्वेत जी औरों को बोलने का मौका दीजिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि बहुत ही अफसोस की बात है और ये हालात ऐसे हैं जो वाकई में बहुत डिस्टर्ब करते हैं, और कोई भी जो इंसानियत सम्मत इंसान जिसमें जरा से भी इंसानियत होगी उसको शायद रातों को नींदें नहीं आएंगी। और चाहे बात हो शरीयत की हो या शरीयत की ना हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हो रहा है वो शरीयत में भी जो होता होगा सबसे सख्त शरीयत में उससे भी खराब हो रहा है, जो औरतों और बच्चियों के साथ हम जुल्म देख रहे हैं। लेकिन मैं शोएब साहब से ये कहूंगी कि आप जो है इस वक्त ना तो इस पोजीशन में है कि आप भारतीय सरकार को किसी तरह की सलाह दें, और ना ही आपकी सलाह को सॉलिसिट किया जा रहा है, मांगा जा रहा है। सबसे जरूरी है इस वक्त भारतीय सरकार एक एक डेवलपमेंट पर अपनी निगाह रखे हुए है। हमारी प्रायोरिटी प्राथमिकता है कि हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी नागरिक हैं, हमारे सिख भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, उनको लाया जाए महफूज तरीके से। एयर इंडिया इस वक्त स्टैंड बाय पर है, एक एक करके हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मज़ार हो, चाहे वो कंदाहार हो, दोनों तरफ से। और उसके अलावा भी पूरी कोशिशें जो डिप्लोमेटिक तौर पर इस तरह का जो, इसको मैं तो खूब ही नहीं बोलूंगी, ये जो हुआ है इसके लिए मुझे लगता है शब्द ढूंढना या अल्फाज ढूंढना बहुत मुश्किल बात होगी। तो शोएब जी, आपको अगर आपके दिल में खुशियां मनाने का जी चाह रहा है, क्या आप थोड़ा सोचेंगे? भारत सरकार ने हमारे दिल में ये है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए। हमने हमारे अफगान भाई बहनों के लिए रोडवेज का पार्लियामेंट हमने बनवाया, क्या वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारी एम्बेसी वहाँ पे प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। हमारा वहाँ पे इंटरेस्ट 22,000 करोड़ का इंटरेस्ट, हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमारा इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान को अपर हैंड जैसे जैसे बेवकूफ लोगों के चक्कर में हम पाकिस्तान को अपर हैंड दे दे रहे हैं। और जो पाकिस्तान ने किया है, खेल रहे हैं ना दर्शक, हम चाइना को अपर हैंड दे देंगे। क्यों हम देख रहे हैं चाइना को ये बताइए। तालिबान खान साहब हमारी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अफगानिस्तान हमारे लिए क्या हुआ है, पूरी दुनिया देख रही है, और हमारी पूरी दुनिया देख रही है। सबसे बड़ा भारत से होना सलाहकार है, एक चाइना इंटेलिजेंस इनपुट आप लोगों की बातों से चाइना और पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। तो आप हमें सलाह ना दीजिए भाई बातों से चाइना और पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। तो जमाई साहब, सरकार के हित तो जमाई साहब, अगर चाइना और पाकिस्तान को फायदा हो रहा है तो आप इतने खुश क्यों हुए चले जा रहे हैं? आप इतने खुश क्यों हुए चले जा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, लड्डू आपके दिल में फूट रहे हैं। अभिजीत अय्यर मित्रा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस देश में चंद लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि अगर काबुल में, अगर अफगानिस्तान में ये सब हो रहा है तो ये एक जंग के बाद एक आजादी का माहौल है। इन्हें कुछ तो असलियत बताइए कि इस आजादी का हम पर क्या असर पड़ेगा, भारत पर। देखिए, ये भारत पे जो असर है इसको समझने के लिए आप पहले पाकिस्तान पे जो असर है वो समझिए। क्योंकि मैं पूरे दिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोगों से बात कर रहा हूँ, उनको हैरानी है कि भाई इधर क्या हुआ, क्योंकि उनके मुताबिक भी ये जो हुआ है वो 6-8 महीने लगे होंगे होने में, और उनको ये उम्मीद थी कि वो फिर तालिबान उनसे मदद मांगेगा और पाकिस्तान फिर मदद करेगा और फिर जाके वो एक किस्म से पीछे के दरवाजे से अफगान पे कंट्रोल करेगा। वो नहीं हुआ है, और वो समझते हैं कि तालिबान और अशरफ घानी के सरकार ने मिलजुल के पाकिस्तान को बुद्धू बनाया है, नंबर 1। तो वो खुद नहीं जानते हैं वो करना क्या चाहते हैं। इसमें बरखुरदार बैठे हैं इमरान खान, जो इतने जोकर हैं कि उनका खुद का फौज क्या सोच रहा है वो भी वो नहीं जानते हैं, और पता नहीं कैसे कैसे पब्लिक में टिप्पणी दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 इसमें क्या है आप देख लीजिए, सब बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात, ये कभी भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये अफगानिस्तान के लोगों पे इन्वेस्टमेंट था। उससे हमको कहां से पावर मिला, उससे हमको कहां पैसा मिला, कुछ मिला नहीं। हमने अफगान लोगों पे खर्चा किया था ताकि उनका जो लाइफस्टाइल हो वो बढ़े,
और सब अफगान लोग जानते हैं कि या तो तालिबान होगा या तो फिर घानी का सरकार होगा, उनको वो इलेक्ट्रिसिटी मिलता जाएगा। जो हमने उनके खेती बाड़ी में उनकी मदद की थी वो उनको अभी भी मिल रहा है। तो लोग बातें किए जा रहे हैं जैसे कि हमने इन्वेस्टमेंट डाला था कोई बनिया की तरह उसमें से पैसा निकालने के लिए, ऐसे नहीं है। तीसरी बात नविका जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप ये समझ लीजिए, जो तनाव अभी इस्लामाबाद में है वो ये है कि इनको इस्लामाबाद में पता नहीं है अभी कि अगर जो तालिबान के जो 3 फैक्शंस हैं, हक्कानी नेटवर्क और 2 अदर फैक्शंस, उनके बीच में अगर झगड़ा होगा, जो उन्होंने उधर मिनरल्स जो निकालने की पाकिस्तान सोच रहा था कि जैसे सऊदी अरेबिया तेल के साथ करता है वो ये अफगान मिनरल्स के साथ करेंगे। अब अगर तालिबान का 3 फैक्शन आपस में झगड़ेगा, उनको उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तनावपूर्ण क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना नामुमकिन है। और अगर जैसे इस बार तालिबान ने उनके पाकिस्तान की पीठ के पीछे घानी के साथ डील किया है, अगर तालिबान ऐसा ही करता रहा तो फिर तो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिलने का है। उनका तीसरा क्या शिकायत है कि पिछले 20 सालों से उन्होंने सब तालिबान को मदद किया, अमेरिका को छेड़ा, अमेरिका पे जो सैंक्शंस लगवाने थे वो अपने पे लगाया, और अब चीन आके सब कॉन्ट्रैक्ट ले जाएगा और पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान भिखारी की तरह ये मांगते रहेगा। तो पाकिस्तान और काबुल, इस्लामाबाद और काबुल का अपना इक्वेशन तो सही नहीं है। यहाँ जमाई साहब जो हैं यहाँ भांगड़ा डाल रहे हैं कि भाई सब कुछ अच्छा हो गया, अगर हम बीच में बारात में शरीक नहीं होंगे तो कहीं पाकिस्तान ना ले जाए। जमाई साहब क्यों मिसलीड करते हैं लोगों को? हमारे साथ अब्दुल्ला मसूदी जी हैं, स्टूडेंट हैं जो अभी लौट कर आए हैं, उनसे सुनते हैं कि वहां हाल क्या है लोगों का, लोग वहां खुश हैं कि नहीं। मसूदी साहब, आपसे पूछना चाहती हूं, आप कब लौटे काबुल से, अफगानिस्तान से, और वहां के सूरत हाल क्या हैं? Okay, so hi everyone. I hope you all are doing well. I just returned from Afghanistan, from the capital, Kabul. Last night, it was the last flight ever to India. So yeah, I just came safely and I landed safely after the delay of 2.5 hours that our flight had. The situation, अच्छा नहीं हुआ. सब आदमी उधर, सब आदमी परेशान हुआ, बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ. The problem is, like, right now, the problem is not that Taliban has attacked people physically. I think just Taliban just affected the minds of the people, because Taliban is not a new word. They were the government. They were the government 20 years ago, and people have a lot of memories from them, bad memories and good memories. That's why people are having a lot of tensions. Right now, the war is not going on in Afghanistan. There is peace, like Taliban are not attacking any innocent people or any person at all, but people are just worried about their future, whether they're going to get food in the future or not, whether they're going to be able to get water, medical supplies, some other necessities for life or not. That is the problem, and tension is going on. Yesterday, when I was heading to the airport, there was a very, very huge crowd made by the people. Because everyone was trying to go to the airport and just escape without even having a proper visa or a passport. It was very crowded. I just passed 15 kilometers in 2 hours, and it was the longest traffic, and it was the hugest traffic I've ever seen in my life. मसूदी साहब, आपका कहना है कि एक डर का माहौल है, लोगों को सवाल है लोगों के दिमाग में कि आगे क्या होगा। अभी मारकाट शायद उतनी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे अभिजीत अय्यर मित्रा ने कहा, तालिबान के भी कई फैक्शंस हैं, उनके बीच में आपस में जब पावर की लड़ाई होगी कि नहीं होगी, उस वक्त क्या होगा? क्या ये जो इस वक्त का माहौल है ये इस तरह ही चलेगा? और जैसे मसूदी साहब कह रहे हैं, आगे चलकर आपको मेडिकल एड मिलेगा कि नहीं, खाने को मिलेगा कि नहीं, बाहर से सामान आ सकेगा कि नहीं, प्रोडक्शन अंदर की क्या होगी? क्योंकि तालिबान पावर चला सके, पूरी हुकूमत चला सके
और लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं वो मुहैया करा सकेगी कि नहीं, इस पर कई सारे सवालिया निशान हैं। लेकिन आज पब्लिक से 2 सवाल आ रहे हैं। आइए पहले पब्लिक के सवाल सुनते हैं और फिर जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। मेरा सवाल बीजेपी की मोदी सरकार से है कि जिस प्रकार चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का स्वागत किया है, ऐसे में आप क्या करेंगे? मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान ने हाहाकार मचा रखा है, उसमें भारत का एक्शन प्लान क्या होगा? धन्यवाद। दोनों सवाल शाजिया इल्मी जी आपकी तरफ देती हूं, बिकॉज दोनों सवाल ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान चीन ने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया है, भारत आगे चल के क्या करेगी और आपकी रणनीति क्या रहेगी? बिल्कुल, बहुत ही वाजिब सवाल है और मुझे लगता है कि हमारी सरकार इसको बहुत ही संजीदगी से ना सिर्फ ले रही है बल्कि इसको लेकर काफी सीरियस मीटिंग्स भी हुई हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, जो विदेश मंत्रालय से भी वक्तव्य आया है वो ये है कि हमें अपने लोगों को, जो हमारे नागरिक हैं, उनको बहुत ही सेफ्टी के साथ महफूज तरीके से वापस लाना होगा और फिर हमें एस्टैब्लिश करना होगा एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके तहत हम जिस तरह से जो हाल और बर्बादी की तरफ और बढ़ते जा रहे हैं उसको रोका जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और हमारे तरफ से भी जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं और बद से बदतर हो रही हैं और जिस तरह से एक इलेक्टेड सरकार को गिराया गया है, और मैं अभिजीत की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, सिवाय एक बात से कि पाकिस्तान को इसका आइडिया नहीं है। शायद ऐसा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट ने बाकायदा अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट ने बाकायदा पाकिस्तान की एयरफोर्स को इसके लिए ब्लेम किया है, क्योंकि अगर एयरफोर्स से जरा सा भी सपोर्ट मिलता तो ये ऐसा होता नहीं। और अभिजीत बिल्कुल सही कह रहे हैं और वो बिल्कुल ये बनिया शब्द नहीं कहना चाह रहे थे, उनकी हिंदी कमजोर है इसलिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। भारत के सारे काम ह्यूमैनिटेरियन रहे हैं और हम वो ये कहना चाह रहे थे और फिलैंथ्रोपिक रहे हैं। और तो हम शाजिया इल्मी जी, मैं समझ रही हूं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि अब जो पानी है वो सर से ऊपर निकल चुका है, अब ये समय नहीं है सोचने का कि हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये आ चुकी है बिल्कुल हमारे दरवाजे तक, और क्योंकि ज्योग्राफिकली हमारे बीच में सारा जो रास्ता है पाकिस्तान अफगानिस्तान, द स्टोरी इज गेटिंग वर्स जिसे कहा जाता है कि पहले ही पाकिस्तान की दिक्कतें हम भारत में झेल रहे हैं, जो कश्मीर में हो रहा है, बाकी तरफ सिक्योरिटी सिनारियो में, अब अफगानिस्तान की भी चिंता करनी पड़ेगी। तो हमारी सरकार की स्ट्रैटेजी होगी क्या? देखिए, मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि मैं प्रिवी नहीं हूँ, लेकिन लगातार हर एक दिन पिछले कई दिनों से एक बहुत ही हाई लेवल ना सिर्फ मीटिंग हो रही है बल्कि एक तरह की कैलिब्रेटेड एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और बन रही है, और इसमें भारत और देशों से भी बात कर रहा है और इसको किस तरह से इस क्राइसिस को ना सिर्फ कंटेन किया जाए बल्कि डिफ्यूज किया जाए और इससे भारतवासी का भारत का नुकसान ना हो, ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग जो कुछ भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, होश हवास के साथ करेंगे, किसी को बदतर नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा ऐलानिया बयान नहीं करेंगे ताकि मामला और खराब हो, बल्कि सोच समझकर अपना और अफगानी भाई बहनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके तहत मुझे लगता है काम चल रहा है, लगातार इसकी ब्रीफिंग विदेश मंत्रालय हमें दे रहा है, लेकिन जैसे कि कहा गया हमारी प्रायोरिटी पूरी तरह से अपने जो हमारे लोग हैं और जो अफगानिस्तान की भी लीडरशिप है उसको भी प्रोटेक्ट करने का जरूरत है। एमसी अब्बास, आप इत्तेफाक रखते हैं शाजिया इल्मी के इस स्टेटमेंट से कि ये डेवलपिंग सिचुएशन है और इस वक्त सेलिब्रेशन का तो बिल्कुल माहौल नहीं है, लेकिन अगर कोई इसे कहता है कि वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से ये चेंज ऑफ पावर हुआ है तो वो सरासर गलत होगा, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक होता तो ये जो नजारा हमें देखने को मिला है
जो लोग वहां से किसी ना किसी तरीके से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लटक रहे हैं पहियों से एयरक्राफ्ट्स की, कम से कम वो ना होता, ये डर का खौफ का माहौल ना होता। देखिए, लोकतंत्र कैसे हो सकता है? जमहूरियत में आप हथियार उठाओगे, आप AK-47 उठाओगे, तो ये कैसी जमहूरियत है? सबसे पहले मैं कह दूं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, यहाँ का नागरिक होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, मैं तालिबान को मुर्दाबाद कहता हूँ, मुर्दाबाद कहता हूँ, मुर्दाबाद कहता हूँ। ये बहुत ही शर्मनाक है और दर्दनाक है, और मुझे ये सब देखते हुए बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि जो ये तालिबान का इस्लाम है, ये इस्लाम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये शरिया का इस्लाम नहीं है। अगर ये होता तो मैं यहाँ पे आपके साथ बहस नहीं करता, यहाँ पे मैं भी एक आपके स्टूडियो में बैठ के गन रखता, और अगर आपकी बात समझ में नहीं तो उसका इस्तेमाल भी करता। ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम एक ऐसा मौजिजा है, एक जमहूरियत से देखें तो एक इस्लाम एक ऐसा मजहब है। जमाई साहब को हंसी आ रही है आपकी बात सुनकर, क्यों जमाई साहब? आप में हिम्मत है कि आप कह सकें कि तालिबान मुर्दाबाद? जमाई साहब, नहीं, अगर तालिबान मुर्दाबाद कहना ही था तो जयशंकर जी अभी जो दोहा कतर गए थे बातचीत करने, तो उसी वक्त तालिबान मुर्दाबाद कह देना चाहिए था। और आपको पता है ना कि यहाँ की उनकी जो पॉलिटिकल विंग है, उसमें सोहेल शाहीन और मुल्ला बिरादर, उसको यूनाइटेड नेशन ने ही खुद बुलाया कि आप मेरे साथ बातचीत कीजिए, एग्रीमेंट करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं। अफगान के प्रेसिडेंट जो गनी साहब, उन्होंने खुद उनको गले लगाया है। तो ये बातचीत से ट्रांजिशन हुई है? ये जो टैंकर लेकर लोग आ गए हैं पार्लियामेंट में, AK-47 लेकर चले गए हैं, ये बातचीत से हुई है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो चूंकि देखिए ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो नहीं था, लेकिन सबको पता था, यूनाइटेड नेशन को भी पता था कि जो हमने एग्रीमेंट किया उसके बाद तालिबान एडवांस करेगा काबुल की तरफ। और सबको ये पता था कि जब आप यूनाइटेड नेशन की जो फोर्सेस वहां से विड्रॉ हो रही, उन्होंने तो खुला जगह छोड़ दिया कि भाई मैं जा रहा हूं, तुम आ जाओ। किसको नहीं पता है कि यहाँ से यूनाइटेड नेशन ने ही, यूनाइटेड स्टेट्स ने ही तालिबान के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि ओपियम और यहाँ से आर्म्स ट्रेड, वो सब आप मेरे साथ करेंगे, हम आपका साथ देंगे। अमेरिका ने गलत किया, अमेरिका ने गलत किया, 20 साल रहे और उन्होंने बिल्कुल भी ट्रांजिशन ऑफ पावर की कोई तैयारी नहीं की। लेकिन सवाल अमेरिका से तो कर नहीं रहे हम, सवाल तो आपसे कर रहे हैं कि आप कम से कम तालिबान मुर्दाबाद कहने का हौसला रखते हैं या नहीं? हम तालिबान मुर्दाबाद कह करके इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को और फेल्योर तक ले जाएंगे। हमें ये कहना चाहिए कि अगर तालिबान ये हमको भरोसा दिला रहा है कि हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, अभिजीत अय्यर मित्रा जी, जमाई साहब को बड़ी चिंता हो गई है, बहुत चिंता इन्हें फॉरेन पॉलिसी की। नविका जी, मेरे को थोड़ा माफ कीजिए, पाकिस्तान और चाइना को अपर हैंड देंगे, इंडिया की क्या यहाँ से स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो आपके दर्शक ने सवाल किया। अच्छा, वही बात तो मैंने तो जमाई बाबू को लग रहा है कि तालिबान को गले लगाना ना चाहिए, और इस वक्त इनको ये मौका सही लग रहा है कि मोदी को सपोर्ट कर दो, कि नहीं तो फॉरेन पॉलिसी भैया गलत हो जाएगी। अभिजीत अय्यर मित्रा, अभिजीत अय्यर मित्रा, इतना आसान फॉरेन पॉलिसी हो जाएगा आपने कभी सोचा था? गले लगाओ या ना लगाओ कोई अरे जमाई जी, मेरे को तो बोलने तो दीजिए, आप बोले जा रहे हैं, उसके ऊपर सरेंडर कर दिया है अमेरिका। तो एक मिनट जमाई जी, मैं जमाई जी का इधर समर्थन करना चाहता हूँ ना सर, क्योंकि जमाई जी का मैं समर्थन करना चाहता हूँ, क्योंकि इधर क्या है कि तालिबान एक कुत्ते की तरह है, और जो कुत्ते को ट्रेन किया जाता है उसे गाजर या डंडा से ट्रेन किया जाता है। एक मिनट जमाई बाबू, जमाई सर, एक मिनट, अभिजीत अय्यर मित्रा जी को बोलने दे, वो भी कुछ हक रखते हैं। तो मैं जमाई जी का समर्थन देना चाहता हूँ, क्योंकि जो तालिबान है ये कुत्ता है, इसको कुत्ते को ट्रेन कैसे करते हैं, या तो गाजर देके, नहीं तो फिर डंडा मार के। तो ये कैरेट और स्टिक जो पॉलिसी है ये अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको भी अपने दिल से नहीं सोचना चाहिए, हमारे दिमाग से सोचना चाहिए। तालिबान क्या आतंकवादी है? हाँ बिल्कुल। तालिबान क्या बहुत क्रूर कठोर लोग हैं? हाँ बिल्कुल। पर हमको हिंदुस्तान को पहले रखना चाहिए, और इसमें हमारा उधर डिवाइड एंड रूल करने का या उनको पाकिस्तान के खिलाफ छिड़कने का काफी सारा अपॉर्चुनिटी बनता है। एक मिनट आपको अभिजीत अय्यर मित्रा, एक मिनट आपको मैं इंटरप्ट करूंगी। यूएनएससी में भारत बोल रहा है कुछ, तालिबान के इशू पे शायद बोल रहा है, सुनते हैं, एक मिनट। Of minorities must be respected.
A broader representation would help the arrangement gain more acceptability and legitimacy. The current situation in Afghanistan has numerous challenges. However, there are a few opportunities. If there is a zero tolerance for terrorism in all its forms and manifestations, and it is ensured that the territory of Afghanistan is not used by terrorist groups to threaten or attack any other country, then Afghanistan's neighbors and the region would feel safer. The Secretary General has underlined this unequivocally just now. Afghanistan has already seen enough bloodshed in the past. It is time for the international community to come together unitedly, rising above any partisan interests, to support the people of Afghanistan in their desire for peace, stability, and security in the country, and to enable all Afghans, including women, children, and minorities, to live in peace and dignity. India has contributed significantly in recent years to the development of the country. In this context, Indian development projects has been undertaken in critical areas of power, water, road, healthcare, education, agriculture, and capacity building. India's emphasis has been on the welfare and the well-being of the people of Afghanistan. Before the current crisis unfolded, India had ongoing development projects in every one of the 34 provinces of Afghanistan. As underscored by Council members, we need to continue to support the robust work of UNAMA and ensure their safety. We call upon the parties concerned to maintain law and order, ensure the safety and security of all concerned, including UN, diplomatic, and consular personnel, and observe human rights and international humanitarian law in all circumstances in Afghanistan. Thank you. I now resume my function as President of the Council. There are no more names inscribed. भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से खुद वहां कहा है कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है उस पर भारत जो चाहता है वो ये है कि वहां के लोग महफूज रहें, खास करके माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज वहां पर वो होंगी जो इस्लाम की ना हो, यानी कि दूसरे धर्म के जो लोग हों वो वहाँ माइनॉरिटीज़ में हैं। कुछ हिंदूज होंगे, कुछ क्रिश्चियंस होंगे, दूसरे धर्मों से होंगे, तो उनके लिए हिफाजत की बात करी है भारत ने। और भारत ने ये भी कहा है कि टेरर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और तालिबान और टेरर का एसोसिएशन हम भुला नहीं सकते। और नेबरिंग मुल्क यानी कि पाकिस्तान की तरफ भी इशारा था कि यहां पर अगर टेररिज्म में कोई भी इजाफा हुआ, थोड़ी भी बढ़ोतरी हुई, तो फिर इस रीजन के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, इस सारे एरिया के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि टेरर को कंट्रोल में रखना पड़ेगा और सारी अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी फोरम्स हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्हें इस बात पर गौर फरमाना पड़ेगा और नजर रखनी पड़ेगी। अभिजीत अय्यर मित्रा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बीइंग रेज्ड बाय इंडिया एट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, because this they are seeing as some sort of a transfer in power in which the international community, जो अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी है हमारी, उन्हें मिलकर साथ साथ इस पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो बहुत सराहनीय टिप्पणी की है तिरुमूर्ति जी ने, इतना डायनामिक स्टेटमेंट किया है। उन्होंने क्या बोला है, आप बस तालिबान सरकार को बस दो चीज करनी चाहिए थोड़ा अंतरराष्ट्रीय फोरम में रिस्पेक्ट लाने के लिए। एक, उनको देखना चाहिए कि अफगानिस्तान की जमीन कभी भी दूसरे उनके पड़ोसियों के खिलाफ आतंकवाद का अड्डा नहीं बनना चाहिए। और दूसरा कि जो अल्पसंख्यक हैं अफगानिस्तान में, उनकी देखभाल की जानी चाहिए और जो महिला जैसे लोग हैं उनको भी सम्मान से बर्ताव करना चाहिए। और ये तो बहुत ही सराहनीय डायनामिक पॉलिसी है, जहां हमने मान लिया है कि भाई तुमने सरकार ले ली है, अब ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब लोग पता नहीं और क्या चाहते हैं इसमें, क्योंकि अब वो बोलेंगे कि आपने भाई ये प्रिंसिपल्स छोड़ दिया। क्या प्रिंसिपल है?
प्रिंसिपल तो ये है कि अफगानों ने ही तालिबान को समर्थन किया था ना। तालिबान कौन है? तालिबान कोई मार्स से या वीनस से आए हैं क्या? आगे बढ़ने की बात कर रहा है, आप भी वही करो ना। मैं तो यही कह रहा था शुरू से कि इंडिया ने अपने प्रोजेक्ट्स गिनवाए कि 34 प्रोविंस में भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। हर सेक्टर में इंडिया के इन्वेस्टमेंट है, वो तो प्रोटेक्ट कर ही रहे ना। और वो कह रहे हैं कि हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप आगे बढ़ो। जमाई साहब, आप जिसे इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं ये ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है, ये वहां के आवाम के लिए भारत ने एक तरह से दान दिया है और वहां पर प्रोजेक्ट्स लोगों में खुशहाली लाने के लिए दिया है। इसे आप प्लीज इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन रिटर्न्स मत सोचिए। लेकिन इस पर मेरा एक नजरिया है जो मैं आज दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हूं। और मेरा नजरिया यह है कि जो तस्वीरें अफगानिस्तान से हमारे पास आ रही हैं, ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। इसमें आपको खून नहीं नजर आएगा, इसमें मारकाट भी नहीं नजर आएगी, पर आपको नजर आएंगी वो तस्वीरें जो दिखाती हैं कि किस तरह बच्चे, माँ बाप भाग रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, निकलना चाहते हैं बाहर उस देश से जिस देश का ना तो प्रेजेंट ना फ्यूचर, ना आज ना उसके कल का कोई पता है। लोगों के दिल में खौफ है, लोगों के दिल में बहुत से सवाल हैं। और अगर कहीं पर भी लोकतंत्र का मतलब है AK-47 हाथ में और एक तरह से आप अपना मिलिट्री पावर दिखाएंगे, तो ये लोकतंत्र कम से कम भारत इसकी डेफिनेशन नहीं जानता। और पार्लियामेंट के अंदर और तमाम मिनिस्ट्रीज में अगर AK-47 वाली तस्वीरें आएंगी तो इसे क्या लोकतंत्र कहा जा सकता है? और वो सारी पार्टियां जो भारत में इस वक्त कह रही हैं कि फटाफट हमें उठना चाहिए, जाकर गले लगा लेना चाहिए तालिबान को, और जो कह रही हैं कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को बचाना है, मैं समझती हूं ये समय है बहुत सोच समझ के कदम उठाने का। हमारे कई हिंदुस्तानी भाई बहन अभी भी वहां हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा था। वहां के लोग भारत में आकर पढ़ाई करते हैं, वो दौड़ भाग कर यहाँ आ गए। कई रिफ्यूजी भी हैं जो अफगानिस्तान से भारत आए हैं, जिनकी आंखों में आज वही आंसू हैं जो 20 साल पहले हुआ करते थे। इस वक्त एहतियात का समय है, इस वक्त फूंक फूंक कर कदम रखने का समय है। और इस समय हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। चौकन्ना इसलिए क्योंकि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक हुए तो इसका टेरर पर क्या असर पड़ेगा, ये एक बहुत ज़रूरी पहलू है जो हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। और हाल ही के दिनों में चाइना पाकिस्तान की जो टैंगो हो रही है, और उसके बाद चाइना और पाकिस्तान जिस तरह से अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी भारत के लिए एक चिंता का विषय रहेगा। इसीलिए नजरें तेज और चौकन्ना और फूंक फूंक कर कदम रखना, यही भारत का इस वक्त का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला होगा। देखें आने वाले समय में क्या होता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए सवाल पब्लिका पर बहुत बहुत धन्यवाद। लेती हूं एक छोटा सा ब्रेक और दूसरी तरफ तमाम बड़ी खबर।